नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल बातें किताबों की में बहुत बहुत स्वागत है। साहित्य किसी भी भाषा में क्यों ना लिखा गया हो, उसकी अंतरधारा एक है। साहित्य को हम पद्य और गद्य दो भागों में बांटते हैं। गद्य में अलग अलग विधाएं भी हम देखते हैं। गद्य की विधाओं में आत्मकथा भी एक है। आत्मकथा के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो किताब की मैं चर्चा करने वाली हूँ वो आत्मकथा से संबंधित है। डॉक्टर सिद्धलिंगय्या कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध दलित साहित्यकार थे। दलित कवि के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर सिद्धलिंगय्या जी की किताब है गांव गली। मूलतः ऊरुकेरी नाम से ये प्रकाशित हुई है। कन्नड़ में उन्होंने ऊरुकेरी नाम से लिखा है इस किताब को, और इसे प्रोफेसर टी वी कट्टीमनी जी ने हिंदी में गांव गली नाम से अनुदित किया है। प्रोफेसर टी वी कट्टीमनी जी आंध्र प्रदेश के जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी के वीसी के रूप में भी कार्यरत हैं। अगर हम दलित लेखक, जो दलित कवि हैं हमारे सिद्धलिंगय्या जी, उनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 3 फरवरी 1954 को हुआ था। रामनगर डिस्ट्रिक्ट के मागड़ी नामक तालुक में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु पिछले साल 11 जून को कोविड के कारण हुई थी। और इनका जो साहित्य है दलित साहित्य से संबंधित है, और हम कन्नड़ में कहते हैं बंडाया साहित्य। बंडाया साहित्य का अर्थ होता है कि जिसे पढ़कर पाठक के मन में एक प्रकार का आक्रोश प्रकट होता है और वो विद्रोह करने लगता है। और इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो ಹೊಲೆ ಮಾದಿಗರ ಹಾಡು, ಮೆರವಣಿಗೆ, ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು, ಕಪ್ಪು ಕಾಡಿನ ಹಾಡು, ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತವರೆ, ನನ್ನ ಜನಗಳು ಮತ್ತು इतर कविತೆಗಳು, ये सब इनकी कविता संग्रह हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, और इनकी आत्मकथा ऊरुकेरी नाम से जानी जाती है। और इस किताब में ऊरुकेरी यानी गांव गली जो किताब में 5 भाग दिए हैं। और वैसे मैं देख रही हूँ कि कहीं कहीं मुझे पढ़ने को मिला है कि इनकी जो किताब 2 भागों में संपादित है, कहीं मुझे 4 भागों में दिखाई दे रही है, बट ये मैंने हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ा है तो इसमें इस किताब में 5 भाग मौजूद हैं। गाँव गली आत्मकथा का प्रारंभ पूर्णतः बचपन की घटनाओं से न होकर जो घटनाएं लेखक की स्मृति में आती गई हैं उन्हें हमारे सामने रखने का प्रयास लेखक ने किया है। और हम देखते हैं कि दलित साहित्य में दुख, आक्रोश यानी समाज के प्रति आक्रोश दिखाई देता है, किंतु सिद्धलिंगय्या जी की ये आत्मकथा पढ़कर कहीं पर भी अपने समाज के प्रति उनके मन में कोई आक्रोश नहीं दिखाई देता, ना ही वो अपने गरीबी या समाज को कोसते हुए नजर आते हैं। यही कारण है कि सिद्धलिंगय्या जी पाठक के मन में एक जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। साथ ही हम कह सकते हैं कि मेहनत और प्रतिभा 2 ऐसे हथियार हैं जो गरीबी को हटाकर, यानी व्यक्ति की गरीबी को हटाकर उसमें आत्मविश्वास पैदा करने का कार्य करते हैं। इस आत्मकथा के प्रथम 2 भागों में लेखक का बचपन, उनका गांव, उनके गांव में बसी हुई अंधश्रद्धा, साथ ही उनके रिश्ते नातों का वर्णन है, तो कहीं उनकी गरीबी का वर्णन भी है। उसी प्रकार उनकी आत्मकथा के तीसरे भाग में दलित छात्रावास के जीवन का वर्णन है। वहीं चौथे भाग में किस प्रकार लेखक घर परिवार के कष्टों को मिटाने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए मिल मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, उसका भी जिक्र किया गया है। और इसी समय लेखक कविता लिखना प्रारंभ करते हैं। उनकी जो प्रथम कविता थी धैर्य देवी, इसे महाविश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय के पत्रिका में छपवाने का कार्य GS सिद्धलिंगय्या नामक व्यक्ति ने किया था। यहीं पर इनकी कविता को पढ़कर डॉक्टर GS शिवरुद्रप्पा, जो कन्नड़ के प्रख्यात कवि हैं, उन्होंने इन्हें प्रोत्साहन भी किया था कविता लिखने के लिए। साथ ही यूनिवर्सिटी में जो कन्नड़ संघ हुआ करता था, उस संघ के महासचिव के रूप में ये चुने जाते हैं, और इस संघ में बड़े बड़े लेखक आया करते थे और उनके सामने ये अपनी कविता का पाठ भी करते हुए दिखाई देते हैं। लेखक कॉलेज यानी 2 कॉलेजों के बीच में यानी अंतर कॉलेज वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे, और भाषण कला में ये होशियार होने के कारण, महारथी होने के कारण भाषण यानी वाद विवाद प्रतियोगिता में
महारत इन्होंने हासिल कर ली थी। इसी कारण इन्हें पुरस्कार के रूप में मेडल भी मिलते थे और इन मेडलों को ये अपनी गरीबी को मिटाने के लिए बेचा भी करते थे। उसका भी जिक्र इस भाग में यानी चौथे भाग में हम देख सकते हैं। पांचवें और अंतिम भाग में सिद्धलिंगैया जी के वयस्क जीवन का चित्रण है। किस प्रकार लेखक और उनके दोस्त दलित छात्रों के जो छात्रावास से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए विचारवादी परिषद नामक एक संस्था का गठन करते हैं। किस प्रकार लेखक का झुकाव कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ बढ़ा। साथ ही बेंगलुरु की जो झुग्गी झोंपड़ी वाले जो बच्चे हैं उनकी समस्याओं को, पढ़ने से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने के लिए रात्रिकालीन पाठशाला का इंतजाम भी लेखक और उनके मित्र करते हैं। और इन पाठशालाओं को चलाने के समय बहुत मुसीबतों का सामना भी लेखक करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात ये पाठशालाएं सुचारू रूप से चलने लगती हैं। इस भाग में यानी अंतिम भाग में लेखक ने अपनी जो पहली रचना है होले मादिगरा हाडू, ये काव्य संग्रह है, इसके प्रकाशन के बारे में भी काफ़ी विचार व्यक्त किए हैं। कुल मिलाकर ये पढ़ने लायक आत्मकथा है। हम इसे पढ़कर काफ़ी हद तक दलित कवि डॉक्टर सिद्धलिंगैया जी के बारे में जान जाएंगे। कुल मिलाकर इस किताब के बारे में बस यही कहना चाहूँगी कि लेखक ने अपने क्रोध को मस्करी में बदलने का प्रयास किया है। स्वयं दलित होकर वे किस प्रकार दलितों के लिए मददगार के रूप में साबित होते हैं, उसका भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति अपने परिवेश या फिर अपनी गरीबी को कोसे बिना किस प्रकार आगे बढ़ सकता है, साथ ही अपने परिवेश के लोगों को आगे बढ़ाता है, इसका भी वर्णन है। लेखक दलित विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करते हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चों के लिए वो मददगार के रूप में साबित होते हैं। यही एक अच्छे साहित्यकार की पहचान है। इस वजह से ही सिद्धलिंगैया जी की ये आत्मकथा सराहनीय है बोलकर मैं कहना चाहूँगी। और इसका अनुवाद भी ठीक ठाक ही हुआ है। जो कन्नड़ में पढ़ते हैं पाठक लोग, जिन्होंने पहले से ही कन्नड़ में पढ़ा हो और उन्हें हिंदी का जो अनुवाद ठीक ठाक ही लगेगा। कुल मिलाकर ये पढ़ने लायक किताब है। कन्नड़ भाषा साहित्य के दलित कवि की आत्मकथा है। आप ज़रूर इस किताब को पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए कहें। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगली एक और किताब के साथ में मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।